हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में। ये वीडियो मास्टर वीडियो है। इसको देखने के बाद आप भी बोलेंगे Oh my God! Wow! तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई। तो दोस्तों, पहले ही हेडिंग है हमारी, भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं। भाषा शब्द को संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है। किस धातु से? भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोलना। भाष मतलब क्या होता है? बोलना। और यह संस्कृत की भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट है, जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। एक बार फिर से पढ़िए। जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ये आपको समझ में ही आ गया होगा। बहुत तेज हो रहा है। नेक्स्ट है भाषा के भाग। भाषा के भाग 3 प्रकार के होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तो चलिए लिखित भाषा के बारे में जान लेते हैं। जब हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से अपनी बातें लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप होता है। ये लिपि पर आधारित होती है। इससे अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखा जाता है। मतलब इसमें आप झूठ भी बोल सकते हैं। जैसे किसी को चिट्ठी भेजते हैं ना, तो बोलते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं रहते हैं। तो ये अस्तित्व को सुरक्षित रख रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यानी कि सरल शब्दों में हम कहें, जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तब उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिका में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तब उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, ये लिखित रूप है। जैसे ग्रंथ, पुस्तकें, अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि। सेकंड है मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक मतलब बोलना, लिखित मतलब लिखना। लिखित मतलब जो लिख कर व्यक्त करते थे, और मौखिक मतलब जो बोलकर व्यक्त करते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों एवं मनोभावों को बोलकर प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग तभी होता है जब श्रोता सामने हो, यानी कि जब कोई व्यक्ति सामने हो तभी मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। दूसरे शब्दों में, यानी कि सरल शब्दों में कहें तो आमने सामने बैठे व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं अथवा कोई व्यक्ति भाषण आदि द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे नाटक, फिल्म, समाचार, तुलना, संवाद, भाषण आदि ये किसके उदाहरण हैं? मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। सांकेतिक भाषा। जब संकेतों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट किया जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कि कोई गूंगा आदमी होता है, यानी मूक आदमी होता है, तो कैसे बात करता है? सांकेतिक भाषा में, यानी संकेत करके बात करता है। नेक्स्ट है भाषा के कुछ अन्य भेद भी होते हैं जो इस प्रकार हैं: मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा। तो पहले ही हमारा मातृभाषा। जिस भाषा को बालक बचपन में अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी कि जो बचपन माँ से अपने परिवार से सीखता है जिस भाषा को, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजभाषा। राजभाषा, जब किसी देश में सरकारी काम में भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा है और राजभाषा हमारी हिंदी, अंग्रेजी हमारी राजभाषा है। ये आपके क्वेश्चन में भी आता है। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा। तीसरे नंबर पे राष्ट्रभाषा है। भारत में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी, लिखी, सुनी जाती हैं। जब प्रदेशों की अपनी अलग भाषाएं होती हैं। सभी प्रदेशों की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को स्वीकार किया है। ये आपके क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को स्वीकार किया है,
जो हैं संस्कृत, हिंदी, अंग्रेज, उर्दू, असमिया, पंजाबी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, डोगरी, बोडो, संताली और सिंधी आदि। इन सभी भाषाओं का प्रयोग अपने अपने क्षेत्र में ही किया जाता है, पर हिंदी को पूरे भारत में बोला जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। इन सभी भाषाओं को अपने अपने राज्य में प्रयोग किया जाता है, पर हिंदी को पूरे भारत में बोला जाता है, इसलिए उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। नेक्स्ट है मानक भाषा। मानक हिंदी भाषा का ही मानक रूप होता है। मानक हिंदी भाषा का ही मानक रूप होता है। इसे शिक्षा, कार्यकालीन कामों में प्रयोग किया जाता है, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि भाषा का क्षेत्र काल और पात्र की दृष्टि से व्यापक होता है। सभी भाषाओं के विविध रूप से मानक का पता चलता है। सभी भाषाओं के विविध रूप को मानक कहते हैं। नेक्स्ट है भाषा और बोली। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप में बोली कहा जाता है, अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्पविकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। बोली यानी कि जो बोलते हैं। छोटे भूभाग में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली को भाषा का प्रारंभिक रूप में माना जाता है। बोली भाषा का स्थानीय रूप होता है। हम जानते हैं कि हर 10 किलोमीटर बाद बोली बदल जाती है। भाषा व्याकरणिक नियमों से बंधी होती है, लेकिन बोली स्वतंत्र होती है। भाषा व्याकरणिक नियमों से बंधी होती है और बोली स्वतंत्र होती है। इन दोनों का अंतर है ये। नेक्स्ट है लिपि। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का ज़रूरत होती है, उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी कि जो कामा, पैराग्राफ आदि ये चीज़ लगाए जाते हैं, ये लिपि के उदाहरण हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। इसके माध्यम से मौखिक रूप की ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। यानी कि लिखते हैं और जो मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। सारी भाषाओं के लिखने की लिपि अलग होती है। सारी भाषाओं के लिखने की लिपि अलग होती है, जैसे हिंदी देवनागरी, इंग्लिश है रोमन, उर्दू है फारसी आदि ये सब। यानी कि प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपि। भाषा एक तरफ लिपि। हिंदी, संस्कृत, मराठी की एक ही लिपि होती है, वो है देवनागरी। पंजाबी की है गुरुमुखी। उर्दू फारसी की है फारसी। अरबी की है अरबी। बंगला का बंगला। रूसी का रूसी। अंग्रेज, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश का है रोमन। नेक्स्ट है व्याकरण। हिंदी व्याकरण अब आ गया। साधारण शब्दों में कहें तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान सीखा जाता है। क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान सीखा जाता है। व्याकरण और भाषा के बीच संबंध। कोई भी व्यक्ति व्याकरण को जाने बिना भाषा के शुद्ध रूप को नहीं सीख सकता। इसी वजह से भाषा और व्याकरण का बहुत गहरा संबंध है। यानी कि कोई व्यक्ति भाषा व्याकरण के बिना नहीं सीख सकता। भाषा का जड़ कौन सा है? व्याकरण। तो इसलिए भाषा को सीखने के लिए उसकी व्याकरण जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग होते हैं 4: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के बारे में जान लेते हैं। इस विचार में वर्णों के उच्चारण, रूप, आकार, भेद, वर्णों को मिलाने की विधि, लिखने की विधि बताई गई है। कौन सी विधि बताई गई है? रूप, आकार, भेद, वर्णों को मिलाने की विधि किस भाग में बताई गई है? तो वर्ण विचार में बताई गई है। सेकेंड आता है हमारा शब्द विचार। इस विचार में शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति, रचना, रूप, प्रयोगों, उत्पत्ति आदि का अध्ययन करवाया जाता है। किसका अध्ययन कराया जाता है? व्युत्पत्ति, रचना का, रूप का और प्रयोग की उत्पत्ति का अध्ययन कराया जाता है। पद विचार। तीसरा है हमारा पद विचार। इस विचार में पद का तथा पद के भेदों का वर्णन किया जाता है। पद का तथा पद के भेदों का वर्णन किया जाता है। और चौथे पे है हमारा वाक्य विचार। इस विचार में वाक्यों की रचना की जाती है,
जैसे कि उनके भेद, वाक्य बनाने, वाक्यों को अलग करने, विराम चिन्हों, पद परिचय, वाक्य निर्माण, गठन प्रयोग, उनके प्रकार आदि का अध्ययन करवाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो। अगर अच्छे से समझ आ गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।